आप सुन रहे हैं 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़। और आज एक बार फिर से मैं आरजे ज्योति हूँ आप सभी के साथ और मुखातिब हो रही हूँ आप सभी से एक बेहद ही ख़ास मिसाल के साथ, एक बहुत ही ख़ास शख्सियत के साथ, जिनसे कि आज हमारी ज़िंदगी में भी इंस्पिरेशन के कुछ रंग खुलेंगे। जी हाँ, आज हम आपको जिनसे मुखातिब कराने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी और उनकी ज़िंदगी के लिए कहना चाहूँगी कि इनकी लाइफ हमें मैसेज देती है कि सपने वो नहीं जो बंद आँखों से देखे जाए, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही ना दे। जी हाँ, तो जिनसे आज हम करने वाले हैं खास बातचीत, वो हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र की एक जानी मानी शख्सियत है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी की। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जो कि जाने माने पत्रकार, संपादक, लेखक, संस्कृति कर्मी और मीडिया गुरु हैं, यानी कि ये प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के तीनों मंचों पर अपनी एक खास छाप बना चुके हैं। लगभग 14 साल सक्रिय पत्रकारिता के बाद प्रोफेसर संजय द्विवेदी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े। ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में करीब 10 साल तक मास कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष रहे। साथ ही इन्होंने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार का दायित्व भी संभाला। और अब बात की जाए अगले 3 साल के लिए इन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली यानी कि IIMC का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, यानी कि इन्होंने अभी तक 25 किताबें लिख चुकी हैं। तो कहें एक लेखक के तौर पर भी ये अलग पहचान बना चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए इनकी जिंदगी अपने आप में अनुभवों का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं इनसे खास बातचीत। तो संजय द्विवेदी जी, सबसे पहले हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़ पर। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने मुझसे बातचीत की और लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको जो आपके वीडियो को सुन रहे हैं। जी, और संजय जी बात की जाए आपकी, तो हिंदी पत्रकारिता में आप एक चर्चित नाम है। 14 साल आप पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे और आपने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के क्षेत्र में तीनों में बखूबी काम किया है। तो सबसे पहले बात की जाए पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका शुरुआती सफर कैसा रहा? क्या दिल में आया कि इस फील्ड में आना चाहिए, इस क्षेत्र में आना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए, जैसा कि आपने किया? देखिए ज्योति, मेरा क्या था कि मैं जो है बस्ती उत्तर प्रदेश में बहुत छोटा सा शहर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी कॉलेज में हिंदी पढ़ाया करते थे। तो मेरे घर में काफी कवियों का, लेखकों का आना जाना था। पढ़ने पढ़ाने का बहुत वो था और बहुत सारी पत्रिकाएं में आती थी, बहुत सी किताबें मेरे पिताजी की निजी कलेक्शन में थी। तो मेरा पढ़ने लिखने का रुझान पैदा हो गया और मैं बहुत कम आयु में लिखना शुरू कर दिया। बाद के दिनों में फिर मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मैंने मीडिया का पाठ्यक्रम भी किया और उसके बाद लगभग 14 साल हमने पत्रकारिता भी की और लगातार लिखने का शौक है। तो मुझे लगता है कि लिखने से मुझे एक ताकत मिलती है, मैं कुछ कह पा रहा हूँ और लोगों से कुछ कर पा रहा हूँ, ये मुझे होता है। तो लिखने से मुझे सुख मिलता है और ये बहुत ही अच्छी बात रही ज्योति मेरी जिंदगी में कि आप जिस काम को पसंद करते हैं वही काम अगर आपका प्रोफेशन हो जाए तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि आप जो चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में आपको हासिल हो जाए। जी जी बिल्कुल संजय जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जिस चीज में अगर हमारा दिल हो, यानी कि जिस चीज से हमारा दिल जुड़ा हो, अगर वही हमारा प्रोफेशन बन जाए तो हम दिल लगाकर उस काम को कर सकते हैं और आप इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं। लेकिन संजय जी, आपको हम वर्सेटाइल कहेंगे क्योंकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में ही नहीं, साथ ही अगर शिक्षण क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपने एक नाम बनाया है, एक नाम कमाया है। और जैसा आपने बताया कि आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं और साथ ही वहाँ से आपने पढ़ाई भी की है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि जहाँ से पढ़ा वहाँ पर ही एक उच्च पद पर आप आसीन हुए। इस अनुभव के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। मेरी मतलब आप किस्मती कह लीजिए कि रायपुर में जो पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय खुला
छत्तीसगढ़ का, जिसको कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है वो, और रायपुर में वो छत्तीसगढ़ का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय था और देश का दूसरा पत्रकारिता विश्वविद्यालय था। उसमें मैं पहला अध्यापक नियुक्त हुआ और मैं संस्थापक विभागाध्यक्ष रहा वहाँ पे पत्रकारिता विभाग का। बाद में फिर 2009 में मेरा सिलेक्शन जहाँ पे हुआ मखला चौधरी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, और लगभग 10 साल में विभागाध्यक्ष रहा संचार विभाग का। इस दौरान फिर मुझे वहाँ पर रजिस्ट्रार का प्रभार भी मिला, कुलपति का भी काम करने का अवसर मिला, उसका भी प्रभार मिला। क्योंकि कई बार आपकी किस्मत होती है जो आपको लेके जाती है। सिर्फ जो है मैं तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, आप सब जैसे हमारे जो मित्र हैं उनको धन्यवाद दूंगा। मैं आप सबकी दुआएं हैं कि मैं जिस संस्था में पढ़ा उस संस्था में मुझे कुलपति बनने का मौका मिला और उस संस्था की सेवा करने का मौका मिला। कह सकते हैं कि आपकी मेहनत का ही ये नतीजा है, और कहते हैं मेहनत करते जाइए और फल जो है एक दिन आपको जरूर मिलता है, और आपका एग्जाम्पल सबके सामने है। कहते हैं युवा बदलाव का जो है एक बहुत अहम जरिया होता है और मीडिया बदलाव का एक हथियार है। तो अब इन दोनों को इंटरकनेक्ट किया जाए तो जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, पत्रकारिता के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि क्या चीजें हैं जो माइंड में हमेशा वो सेट रखें? क्योंकि अब तो दो चीजें बची, मीडिया जो है इतना विस्तृत हो गया है, पर दो इसके हथियार हैं। पहला हथियार है भाषा, क्योंकि आप कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, जैसे आप पूछ रही हैं मुझसे बात कर रही हैं, आपको सुनने में ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आपके सवालों को सुन के अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज इतनी अच्छी है। सबसे बड़ी चीज है कि आप किस भाषा में अपने को व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला अधिकार व्यक्ति को, अगर मीडिया में कम्युनिकेशन की चीज में आप आना चाहते हैं, पहला काम कीजिए अच्छे तरीके से भाषा पर अधिकार कीजिए, बहुत अच्छी भाषा सीखिए, हिंदी अंग्रेजी जिन भाषा में आपको काम करना है उस भाषा पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, और वो भाषा जो लोगों के बीच में चलती है, जो भूली जाती है, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल करना। तो पहली चीज है भाषा जो आपकी शक्ति है, और दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, जिस सिस्टम में आपको जाना, जिस व्यवस्था में आपको करना है, उस व्यवस्था में कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये दो आधार होते हैं एक अच्छे जर्नलिस्ट के लिए, वो अच्छी भाषा सीख जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख जाए। हालांकि टेक्नोलॉजी साथ ही एक आदमी टेक्नोलॉजी कर नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी चीज हो सकती है, जैसे कैमरा चलाना आप सीख जाते हैं, कंप्यूटर चलाना आप सीख जाते हैं, पर भाषा आप नहीं सीख सकते। भाषा सीखने की फिर उम्र और एक स्वाध्याय होता है। जब आपकी जिंदगी में भाषा उतरती है, जब आप भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं लगातार लोगों को, तो भाषा आपके अंदर उतरती चली जाती है। एक अच्छे कम्युनिकेटर की तरह आप जो है लोगों के सामने आते हैं, और फिर आपको लोग पढ़ना पसंद करते हैं, आपको लोग सुनना भी पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कही है आपने संजय जी कि लोग आपको पढ़ना भी पसंद करेंगे और सुनना भी पसंद करेंगे। तो लोगों तक उनके जरिए ही उनकी भाषा में पहुंचा जाए तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात की जाए वक्त के साथ साथ, जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है और बहुत सारी चीजें अब जो है चेंज हो चुके हैं, तो इसमें शिक्षण क्षेत्र में भी जो है प्रभाव पड़ा है और उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अब संजय जी हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता के पाठ्यक्रम के जो छात्र होते हैं उनके साथ सामंजस्य किस तरीके से अब टीचर्स को यानी कि शिक्षक को बिठाना पड़ता है? और आपने एक बहुत अच्छी बात एक इंटरव्यू में कही थी कि पुराने हथियारों के साथ अब जंग नहीं जीती जा सकती, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात आप कहेंगे कि बिल्कुल पूरा सिनेरियो चेंज है, पूरी दुनिया बदल गई है, और टेक्नोलॉजी ने, खासकर मोबाइल पेनिट्रेशन में, WWW के इमर्ज होने में पूरा एक संवाद का जो तरीका है, बातचीत करने का जो तरीका है, पढ़ने का जो तरीका है, वो सब कुछ बदल दिया है। एक नई भाषा में, एक नए तरीके की इंगेजिंग पढ़ाते हुए कैसे इंगेज करना लोगों को, अपनी बात से रोक के रखना, आज होल्ड करना अपनी बात पे, अपने टीवी चैनल पे, अपने न्यूज़पेपर पे 10 मिनट में लोग पूरा अखबार पलट डाल रहे हैं, 5 मिनट भी अखबारों को नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से एक हरी में है आदमी, एक चमकती हुई स्क्रीन है मोबाइल की जो लगातार आदमी सर्च कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन के मॉडल पे सोचने की जरूरत है कि हम क्या किस तरीके से अपने बच्चे को रोकेंगे। आप ये देखिए कि आज ऑनलाइन टीचिंग का टाइम आ गया कोरोना के चलते। आज हालत ये है कि जो हमारी परंपरागत टीचिंग का पैटर्न है, जिसमें ब्लैक बोर्ड है, क्लासरूम है, कुर्सियों पे बच्चे बैठे हैं, हम सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। जब क्लास में टीचर खड़ा है, वो भी जो सामने बच्चे बैठे उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऑनलाइन मोड में उस तक पहुंचना कितना कठिन है, यानी लोगों को इंगेज करना बहुत कठिन है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें जो टीचर्स हैं अपने को बहुत स्मार्ट बनाना पड़ेगा। ये जो इंटरनेट का पूरा साइंस है उससे आगे बढ़ के कुछ बेसिक चीजों पे हमको जाना पड़ेगा,
बच्चों की एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, खासकर जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो कुछ ऐसे पैटर्न अपनाने पड़ेंगे जिससे बच्चा एंगेज होगा। अगर हम एंगेज नहीं करते अपने बच्चे को, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा क्लासरूम टीचिंग के सामने इस समय है। क्लासरूम टीचिंग बहुत अफेक्टेड है। क्लास में बच्चा है पर नहीं है, अटेंडेंस के डर से शायद होगा, और वो दरअसल वहाँ पे है नहीं फिजिकली, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो उसका जो कंसंट्रेशन जो लेवल है वो पूरा बिगड़ा हुआ है मोबाइल पेनिट्रेशन के नाते। मुझे लगता है कुछ बहुत गंभीरता के साथ टीचर्स को कुछ मेथोलॉजी इसकी तय करनी पड़ेगी, कुछ चीजें तय करनी पड़ेगी कि हमारा किस तरह से पेडागोजी क्या होगी पढ़ाने की, इसके बारे में बहुत गंभीरता से हमें बात करने की जरूरत है। बिल्कुल संजय जी, आपने सही कहा कि पल पल अब इतनी तेज रफ्तार हो चुकी है दुनिया की कि पल पल चीजें बदलती हैं, और अब आप पे है कि आप इस रफ्तार को किस तरीके से पकड़ते हैं। तो साथ ही अब बात की जाए मीडिया पे हम लौटते हैं संजय जी, तो मीडिया जो है वो अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, तो मीडिया की भूमिका हमेशा अहम रही है। लेकिन साथ ही अब हम बात करते हैं कोरोना काल में, जब मीडिया ने वाकई में एक शानदार भूमिका निभाई है, तो आप इस बारे में क्या विचार प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, मीडिया का जो काम है वो जन जागरूकता पैदा करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को खड़ा करना है और लोगों को ताकत देना भी है। सिर्फ भय और आतंक पैदा करना नहीं। कोरोना के काल में सबसे अच्छी भूमिका मीडिया की थी। मीडिया ने न सिर्फ लोगों को जागरूक किया बल्कि उनको पॉजिटिव स्टोरीज को लेके आए, कोरोना वायरस की स्टोरी लेकर के आए, ऐसे लोग की स्टोरी लेके आए जो लगातार लड़ रहे हैं बीमारी को, जीत के सामने आ रहे हैं और फिर अपने काम पर लौट रहे हैं। और मुझे लगता है भारतीय मीडिया ने कोरोना के संकट में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और इतना सारी लापरवाहियों के बावजूद भी आज भी हिंदुस्तान की स्थिति काफी अच्छी है। बाकी देशों से काफी रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है और लोग स्वस्थ होकर घरों पे लौट रहे हैं, और निश्चित रूप से मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जाए तो अभिव्यक्ति और सूचना का एक अहम माध्यम जो है वो मीडिया रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन इसको जोड़ा जाए संजय जी अगर डिजिटल मीडिया के साथ, और जैसा हम बात ही कर रहे थे कि वक्त की रफ्तार के साथ आपको भी चलना होगा, तो इसके संबंध में अब आप क्या कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता की जो डिजिटल मीडिया पर बढ़ती निर्भरता है तो उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, हर समय का अपना माध्यम होता है। एक जमाने में अखबार रीडर हुआ करते थे, बाद में टेलीविजन रीडर बना, अब ये वेब मीडिया आया हुआ है, इसके बाद सोशल मीडिया आया वेब मीडिया के बाद। तो हर समय का अपने माध्यम होते हैं। आज का जो माध्यम है सोशल मीडिया है, तो हमें कहीं ना कहीं माध्यमों के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। दूसरी बात, वो एक दूसरे को खत्म नहीं कर रहे, एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं। जैसे एक अखबार एक शहर में रहता था, आज जब डिजिटल मीडिया आया तो अखबार ई पेपर में तब्दील हो गया। आज उसको पूरी दुनिया में आप बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके बाद मोबाइल ऐप भी आ गया उसी अखबार का, आप पढ़ तो अखबार ही रहे हैं अपना, पर वो अलग अलग माध्यम पढ़ रहे हैं, यानी एक माध्यम दूसरे माध्यम को ताकत देता है। इसको मीडिया कन्वर्जेंस का टाइम कहते हैं। जैसे आपने एक अखबार पढ़ा और उस अखबार का ई पेपर पढ़ा, मीडियम तो बदल गया पर अखबार वही है, उसकी आत्मा, उसका सोल वही है। तो हर समय के अपने माध्यम होते हैं और एक माध्यम दूसरे माध्यम को शक्ति देता है, उसको विस्तार करते हैं। कि हम कहते हैं जो दिखता है वो दिखता है, आपको हर जगह दिखना पड़ेगा। इवन ऑनलाइन इवेंट भी आपको करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि वो अखबार के लोग पेड़ लगाने का भी काम कर रहे हैं, नदी तालाब साफ करने का भी काम कर रहे हैं। अचानक वो बहुत सारे इवेंट्स भी करने लगे हैं, गरबा का इवेंट्स कर रहे हैं, शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। तो अब मीडिया कन्वर्जेंस के समय मीडिया कई रूपों में हमारे सामने आ रहा है और अपने को बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, संजय जी कहते हैं ना, हमारे हाथ में हमारा मोबाइल फोन होता है तो उसका मतलब है हमारे हाथ में पूरी दुनिया है, यानी कि उसके जरिए हम सारी खबरों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन साथ ही कहते हैं संजय जी कि किसी चीज के जो है अच्छे पहलू भी होते हैं तो कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। अब बात करें हम सोशल मीडिया की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, और सोशल मीडिया भी आज के टाइम पे पत्रकारिता के लिए अगर कहा जाए तो उससे जुड़ा हुआ एक अहम माध्यम हमारे लिए है, और खबरें हम जानते हैं, उससे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन अब ये विचारों की जो अभिव्यक्ति है कहीं ना कहीं अफवाहों की तरफ भी बढ़ रही है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से खतरा तो हमारे सामने है ही कि जो अफवाहें हैं और जो जिस तरह की चीजें हैं मीडिया के अंदर फैलाई जाती है वो है। और आज इसलिए फेक न्यूज को लेकर के काफी डिबेट हो रही है सोसाइटी के अंदर, और लोग ये चाह रहे हैं कि फेक न्यूज से बचा जाए। उसके लिए तमाम ऐप भी आ रहे हैं, तमाम सावधानियां बरतने की बात भी की जा रही है। सरकारें भी इसको लेकर कानून बनाने की तरफ बढ़ रही है, और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर थोड़ा नियंत्रण तो आवश्यक है, क्योंकि समाज में किसी प्रकार की कटुता, किसी प्रकार का विश्वास, किसी प्रकार का
संकट न पैदा हो, इसके लिए सोशल मीडिया को ज्यादा जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। और जिम्मेदार बनाने का मतलब है कि लोगों के अंदर मीडिया के इस्तेमाल की चीजें हम सिखाएं, जिसको मीडिया हैबिट जो उनकी है उन पर हम काम करें, मीडिया के इस्तेमाल करने के उनको तरीके सिखाएं, ताकि फेक न्यूज। अभी तो जो PIB है उसने फैक्ट चेक का एक पूरा कार्यक्रम शुरू कर दिया। उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो फैक्ट चेक का उनको एक वो है, तो हमें फैक्ट चेक करके चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं न कहीं हमें सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जागरूकता ही जो है हमारी सबसे बड़ी समझदारी होती है, तो इस ओर भी हमें जागरूक होना होगा। तो संजय जी, एक अहम सवाल मैं युवाओं के लिए पूछना चाहूंगी आपसे। आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनके लिए बताई है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब कोई युवा इस फील्ड में आता है या आने की सोचता है तो दिमाग में रहता है कि मैं पत्रकार बनूंगा, और कहीं ना कहीं जो ये भ्रांति है वो तब टूटती है जब हम इस फील्ड में आते हैं और हमें पता चलता है कि इस फील्ड में सिर्फ पत्रकारिता नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब बात की जाए तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस फील्ड को हम किस तरीके से जानें, पहचानें और समझें? देखिए, मुझे लगता है कि पत्रकारिता कह के या मीडिया कह के आप कम्युनिकेशन की दुनिया को बहुत छोटा बना दें। जी, ये दरअसल कम्युनिकेशन की दुनिया है जहाँ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की तलाश हो रही है और वो हमारे पास नहीं है। जी। जब परंपरागत मीडिया की हम बात कहते हैं तो उसमें अखबार, टेलीविजन, रेडियो। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन की दुनिया में बढ़ते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं। जैसे आज कोरोना संकट के समय हमें पता चला कि हमें हेल्थ कम्युनिकेटर्स की जरूरत है। बिल्कुल। हमें एनवायरनमेंट का संकट आज दुनिया के सामने है, तो हमें एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन पर काम करने वाले लोगों की जरूरत है। आज दुनिया के तमाम देश जो विकसित हुए हैं वो कम्युनिकेशन के आधार पर विकसित हुए हैं, और इस नाते हमें अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे कम्युनिकेटर्स की तलाश है। सिर्फ रेडियो में काम करने वाला नहीं, सिर्फ टीवी में काम करने वाले नहीं, बल्कि इन तमाम क्षेत्रों में, हेल्थ में, एनवायरनमेंट में, डेवलपमेंट में, इन क्षेत्रों में काम करने वाले कम्युनिकेटर्स का हमको इंतजार है। और इस नाते एक बहुत बड़ी दुनिया हमारी खुलती, बहुत बड़ी खिड़की खुल जाती है जब हम कम्युनिकेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ पत्रकार या मीडिया की हम लोग नहीं है, बल्कि बहुत से आज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में कितने लोगों की तलाश हो रही है। आज पूरा का पूरा इलेक्शन एक मैनेजमेंट बन गया है, जिसमें सोशल मीडिया का मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, जिसमें इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, या आपके दिमाग को भी मैनेज करने का पूरा काम चल रहा है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग की एक बहुत खूबसूरत दुनिया है ही, फिल्म का है, इतना सारा काम है, विज्ञापन फिल्मों का काम है, एनिमेशन का काम है, मल्टीमीडिया का काम है। ये सब कम्युनिकेशन की दुनिया, मीडिया मैनेजमेंट का काम है अपने आप में, जो इंडिया के लोग आकर के करते हैं। वो अगर मीडिया का व्यक्ति जाकर करेगा ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन एक ऐसी दुनिया बन रही है जिसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। आने वाले समय में और उनकी जरूरत पड़ेगी, इस माध्यम को समझकर सही तरीके से लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, विचार भी बदलेंगे, लेकिन साथ में एक चीज हमेशा एक जैसी रहती है और वो है मेहनत और आपका उत्साह, जो कि इस क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। बहुत अच्छे मैसेजेस जो है आपने लोगों तक पहुंचाए हैं। तो आखिर में बस जाते जाते एक छोटा सा संदेश हमारे सभी दोस्तों के लिए, खासतौर पे हमारे यंगस्टर्स के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि अपने दिल की आवाज सुनिए और अपनी ताकत को पहचानिए। आप क्या कर सकते हैं? किसी ऊपर वाले ने आपको किसी खास काम के लिए आने है, आप अनावश्यक नहीं आए, कुछ न कुछ आपको लेके ऊपर वाले की प्लानिंग है। तो उस चीज को अगर हम समझ जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं डिलीवर कर सकता हूँ, तो वो आदमी की सफलता की तरफ अपने आप बढ़ जाती है। तो हमें सबसे पहले अपनी ताकत को, अपनी कमजोरियों को पहचानना, जिस काम को मैं अच्छा कर सकता हूँ उस काम में आगे बढ़ना, जो हमारी कमियां हैं उसको धीरे धीरे कम करते चले जाना। और कोई व्यक्ति परिपक्व नहीं है, कोई आदमी कंप्लीट नहीं होता। इस दुनिया में आके हम बहुत सारे हुनर सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कई बार हम अनुभव से सीखते हैं, कई बार हमें जिंदगी सिखाती है, कई बार हम खुद सीख जाते हैं। इसलिए अपने सोल को, अपनी आत्मा को, अपनी ताकत को पहचानिए। आप क्या कर सकते हैं उसको समझिए, अपने सपने को रेखांकित करिए। आपका सपना क्या है और उस सपने की तरफ दौड़ लगाइए, आपका सपना पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत आपका सपना पूरा करने से नहीं रोक सकती, अगर आप चाहते हैं तो। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, आप हमसे जुड़े और बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छा मैसेज जो है आपने लोगों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद आरजे ज्योति आपका कि आपने इतनी अच्छी बातचीत की और मुझे अपने लिसनर्स के साथ बातचीत करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति।